हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे आपका क्लास 11th केमिस्ट्री का अध्याय नंबर फर्स्ट, जिसका हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है सार्थक अंक। कौन सा टॉपिक रहने वाला है हमारा? सार्थक अंक। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। सार्थक अंक से सार्थक अंक होते क्या हैं? तो अगर बात करते हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं, तो सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों। यानी सार्थक अंक क्या है? एक ऐसे अर्थपूर्ण अंक हैं जो निश्चित रूप से हमें ज्ञात होते हैं। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और अनिश्चित अंकों को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। यानी अगर हमें अनिश्चितता को व्यक्त करना है तो हम क्या करते हैं? पहले निश्चित अंकों को लिखते हैं, उसके बाद जो अंतिम अंक होता है उसे अनिश्चित अंक कहते हैं, अनिश्चित अंक के रूप में लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं सार्थक अंकों को लिखने के या निर्धारित करने के नियमों की, सार्थक अंकों को निर्धारित करने के नियमों की बात करते हैं तो सबसे पहला नियम आता है आपका कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। यानी जितने भी गैर शून्य अंक होते हैं वे क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ एग्जाम्पल पर, जैसे 2, 8, 5, 4 सेंटीमीटर, अगर इसकी बात करें इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं, तो जितने अंक हैं उतने ही क्या हैं? सार्थक अंक। यानी कितने सार्थक अंक हैं? 4। इसी प्रकार मैं बात करूँ 0.254 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की बात करें तो जितने भी गैर शून्य वे क्या हैं? सार्थक अंक। यानी सार्थक अंक कितने हैं? 3। इसी प्रकार अगले नियम की हम बात करते हैं तो अगला नियम है आपका प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। मतलब प्रथम गैर शून्य अंक से पहले जितने भी शून्य आते हैं वे क्या? सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे कि 0.03 की बात करें तो इसमें केवल कितने सार्थक अंक है? 1। यानी जो 3 से पहले जो 0 हैं या शून्य है वे क्या है? सार्थक अंक नहीं है। उसके बाद है 0.0052, अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं? इसके अंदर सार्थक अंक कितने? 2 सार्थक अंक हैं। अगली बात करते हैं तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम है आपका दो गैर शून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी जो दो गैर शून्य अंकों के मध्य जितने भी शून्य आते हैं वे क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं 2005, तो 2005 में 2 और 5 के बीच जो 2 शून्य हैं वो भी किस में गिने जाएंगे? सार्थक अंक हैं। इस प्रकार इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 4 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं? 4। अगली बात करते हैं अगले नियम की हम। तो अगला नियम है आपका किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी किसी अंक के या तो कौन सी साइड आ रहे हो? दाईं ओर, या फिर क्या हो? वे दशमलव के दाईं ओर स्थित होते हैं। यानी या तो क्या होने चाहिए? वे किसी अंक के दाईं ओर हो या अंत में हो तो वे शून्य क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। परंतु वे दशमलव के दाईं ओर स्थित होते हैं अगर मान लो वो दशमलव के दाईं ओर स्थित हैं तब भी सार्थक अंक। अगला है इसी में आपका 10 की घातों को सार्थक अंक के रूप में नहीं लिखा जाता। मतलब 10 की घात जितनी भी आती हैं, 50 आए, 100 आए, कितनी भी आए, उनको सार्थक अंक के रूप में नहीं लिखा जाता। तो ये आप 100 में बात करें तो कितने सार्थक अंक हैं? 1 सार्थक अंक। अगर हम बात करें 0.200, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो इसमें आपके कितने सार्थक अंक? 3 सार्थक अंक। मतलब शून्य कब सार्थक अंक होगी? या तो शून्य 2 अशून्य अंकों के बीच में हो तब सार्थक अंक होगी, या फिर दशमलव के बाद दाईं ओर स्थित हो किसी गैर शून्य अंक के, तब शून्य क्या होगी? आपकी सार्थक अंक। जैसे कि इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर कितने सार्थक अंक हैं? इस एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं 1.0 × 10⁻²। इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं? तो इसके अंदर आपके सार्थक अंक 2 सार्थक अंक। इसी प्रकार का मैं बात करूं 1 × 10⁻² के अंदर कितने सार्थक अंक हैं? तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक? ओनली 1 सार्थक अंक। अगले नियम की बात करते हैं तो अगला नियम क्या है? वस्तुओं की गिनती में सार्थक अंकों की संख्या अनंत हो सकती है। मतलब जितनी भी आप वस्तुओं की गिनती करोगे उसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? अनंत। जैसे कि बात करें 50 गेंद, तो कितने सार्थक अंक? अनंत सार्थक अंक। ठीक है, ये होते हैं आपके सार्थक अंकों को निर्धारित करने के नियम। अब हम बात करते हैं सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाने की।
क्या क्या बात करेंगे अब हम? सार्थक अंकों को जोड़ने और घटाने की। तो सार्थक अंकों को जोड़ने और घटाने की बात करें हम, तो जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव के दाईं ओर उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने कि जोड़ने या घटाने वाली संख्या में न्यूनतम हो। यानी अगर आप किसी भी संख्या को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो जो आपका अंतिम परिणाम आएगा, आंसर आएगा, उसमें दशमलव के दाईं ओर यानी राइट साइड में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने कि जोड़ने घटाने वाली संख्या में सबसे कम हो। जैसे कि बात करें हम 12.11, 18.0 और 1.012, इसको अगर जोड़ें तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है क्या? 31.122, ये आ रहा है आपका फाइनल आंसर। लेकिन इसने क्या कहा है कि जो अगर आप सार्थक अंकों जोड़ोगे या घटाओगे तब दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने कि जोड़ने या घटाने वाली संख्या में न्यूनतम है। तो इसमें जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कितने न्यूनतम अंक हैं? 18.0 में दशमलव के बाद एक अंक, तो आंसर के अंदर भी कितने अंक होने चाहिए? एक ही अंक होने चाहिए। तो इस प्रकार इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 31.1। अगली बात करते हैं हम सार्थक अंकों को गुणा एवं भाग करना। अब सार्थक अंकों को गुणा या भाग करने में इन प्रचलनों के परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी कि न्यूनतम सार्थक अंक वाली मूल संख्या में होते हैं। यानी अगर किसी भी संख्या को अब या किसी भी सार्थक अंक को गुणा या भाग कर रहे हो तो सार्थक फाइनल आंसर के अंदर उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने किसी न्यूनतम संख्या में हैं। जैसे कि बात करते हैं हम 2.5 इंटू 1.25 को मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आएगा आपका 3.125। लेकिन अब इसके अंदर फाइनल आंसर क्या होगा? इसके अंदर दशमलव के बाद या फिर दशमलव के बाद या फिर क्या उतने सार्थक अंक होने चाहिए जितने की न्यूनतम संख्या हो। तो आप 2.5 के अंदर देख सकते हैं कितने सार्थक अंक हैं? ओनली 2। तो आंसर के अंदर भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 2। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा अपना 3.1। क्या आ जाएगा? 3.1। ये आपका। और सार्थक अंकों की संख्या की बात करें तो कितने हैं? 2। ठीक है, ये हो गया आपके सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक निर्धारित कैसे करते हैं, सार्थक अंक का जोड़, घटा, गुणा या भाग कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं निकटतम करना। अब हम किस टॉपिक की बात करें? निकटतम करना। निकटतम करना को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ। यानी किसी संख्या को राउंड ऑफ करना या शुद्ध हिंदी में बात करें तो निकटतम करना। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ नियमों की ज़रूरत है। जैसे कि पहले नियम की बात करें निकटतम करना की है राउंडिंग ऑफ के लिए, यदि उठाए जाने वाला अंक 5 से अधिक है, यानी कोई अंक उठाया जा रहा है और वह 5 से अधिक है, तो उससे पहले वाले अंक का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। मतलब उठने वाला अंक अगर 5 से अधिक है तो उससे पहले जो अंक है उसमें 1 और जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं 1.386 को राउंड ऑफ करना है मुझे 3 सार्थक अंक तक, तो जो अंक कटेगा वो हटेगा आपका 6, और 6 क्या है हमारा 5 से ज़्यादा, तो 8 में क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा। इस प्रकार आंसर बन जाएगा आपका 1.39। ये था आपका पहला नियम। दूसरे नियम की अगर बात करते हैं तो दूसरा नियम है यदि उठाए जाने वाला अंक 5 से कम है तो उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर उठाए जाने वाला अंक 5 से कम है तो उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि मैं बात करूं 1.24 और मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 2 सार्थक अंक तक, मैं 4 को उठाऊंगा, लेकिन ये 4 क्या है 5 से कम है, तो इसका जो आपकी 2 है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब 1.2 आंसर हो जाएगा आपका। अगला नियम है आपका, अगला नियम क्या है? अगला नियम है यदि उठाए जाने वाला अंक 5 है तथा उससे पहले वाला अंक सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, परंतु विषम अंक होने पर 1 बढ़ा दिया जाता है। अब मान लो कि उठाए जाने वाला अंक 5 ही है और उससे पहले वाली संख्या अगर सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर उससे पहले वाली संख्या विषम है तो उसके अंदर 1 बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें 6.35, अगर इसको हमें राउंड ऑफ करना है तो उठने वाली संख्या 5 है, लेकिन आगे वाली संख्या क्या है? विषम है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, आंसर बन जाएगा 6.4। इसी प्रकार 6.25 को राउंड ऑफ करना है 2 सार्थक अंक तक, तो क्या करें? हम 5 को हटाएंगे, लेकिन हटने वाली संख्या 5 है और जो उसके पहले अंक है वो क्या आपका सम है, तो इसमें क्या है हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।
इस प्रकार आंसर बन जाएगा आपका क्या 6.2। उसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक विमीय विश्लेषण, विमाओं का विश्लेषण कैसे करेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के सारे समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, धातु का एक टुकड़ा 3 इंच लंबा है तो सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी। देखो विमीय विश्लेषण बोलो या विमा परिवर्तन बोलो, यानी एक धातु का टुकड़ा है उसकी लंबाई है कितनी 3 इंच, तो सेंटीमीटर इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो 1 इंच है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो 3 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 3 इंटू 2.5 यानी 7.5 सेंटीमीटर हो जाएंगे आपके कितने इंच के अंदर, 3 इंच के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल है, एक जग में 2 लीटर दूध है, यानी एक जगह उसके अंदर कितना लीटर दूध है 2 लीटर, तो दूध का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक जगह में कितने लीटर दूध है 2 लीटर, इस दूध का आयतन हमें किसमें निकालना है मीटर क्यूब में। अगर मीटर क्यूब में हम आयतन निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर 1000 मीटर क्यूब होता है। अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में कितना, तो 100/1 मीटर का 100 सेंटीमीटर/1 मीटर का क्यूब। इस प्रकार इसका अगर मैं ऊपर वाले को और नीचे वाले का क्यू करेंगे तब आंसर आएगा 1 के बराबर कितना आपका कि 10⁶ और 1 मीटर क्यूब। अगर 1 मीटर क्यूब का मान कितना है 10⁶, तो 2, अब देखो अगर हम बात करें 2 लीटर की, तो 2 लीटर में कितना 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 2 लीटर का ये हो जाएगा आपका, तो 1 का कितना हो जाएगा फिर 2 इंटू 10⁶, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1000/10⁶। तो इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा आपका 2 लीटर के लिए निकालोगे, जैसे उस संख्या को जिसको 10⁶ को नीचे से ऊपर लाओगे तो ये किसकी हो जाएगी माइनस की। फिर क्या बनेगा 2 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻⁻6, यानी फाइनल आंसर निकल के आएगा आपका 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। यानी एक जग के अंदर जो 2 लीटर दूध था मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अगली बात करते हैं अगला एग्जाम्पल की हम। अगला एग्जाम्पल है आपका 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं। 2 दिनों के अंदर क्या निकालने हमें कितने सेकंड होते हैं। तो हमें पता है 2 दिन में सेकंड निकालने हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए 1 दिन में घंटे कितने 24 घंटे, तो 2 दिन में घंटे कितने 2 इंटू 24 यानी 48 घंटे। अब हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड। 1 घंटा के अंदर हम सेकंड निकालेंगे तो कितने सेकंड निकल के आएंगे 60 इंटू 60। तो 2 दिन में बोले सेकंड निकालने तो क्या करूँगा 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। इसका फाइनल आंसर आएगा आपका निकल के 1,72,800 सेकंड। यानी 2 दिन के अंदर टोटल कितनी सेकंड होती हैं 1,72,000 सेकंड। ये आपका विमीय विश्लेषण यहाँ पर ख़त्म होता है। आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश होता है, एक भी टॉपिक नहीं बचा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।